हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आपके लिए जीके जीएस की 4th क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पे इसकी 3 क्लास दी हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा एक कथन ऋग्वेद के बारे में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन है जो ऋग्वेद के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सेकंड कह रहा है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सोम देवता को समर्पित है। तीसरा कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। और चौथा कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे प्राचीन नदी सिंधु नदी है। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, जो सबसे प्राचीन नदी है वो सिंधु नदी नहीं है। तो सबसे प्राचीन और सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है यहाँ पे, वो है सरस्वती नदी। ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है, सरस्वती नदी को माना गया है। लेकिन सर्वाधिक जो उल्लेखित नदी है, यानी कि सर्वाधिक जिसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है वो कौन सी नदी है, वो है यहाँ पे सिंधु नदी। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, बिल्कुल सही है। और तीसरे मंडल में यहाँ पे गायत्री मंत्र की यहाँ पे चर्चा की गई है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, विश्वामित्र के द्वारा यहाँ पे इनकी रचना की गई थी। और तीसरा कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, ये भी यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर बात की जाए कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन मिलता है, तो टोटल यहाँ पे 21 नदियों का यहाँ पे वर्णन मिलता है, जिसमें यहाँ पे जो गंगा नदी है उसका यहाँ पे 1 बार वर्णन किया गया है, और जो यमुना नदी है इसका यहाँ पे 3 बार यहाँ पे क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण नदी तो सरस्वती नदी है, लेकिन सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे सिंधु नदी हो जाएगी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है, यानी कि 2023 में यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे 26। ठीक है, 26 व्यक्ति को यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 2023 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कंप्लीट एक वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके करंट अफेयर की क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से होती है, 1961 से यहाँ पे अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत होती है। और जो इसमें यहाँ पे पुरस्कृत राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है खिलाड़ियों को, 15 लाख रुपये यहाँ पे इनाम राशि यहाँ पे खिलाड़ियों को दी जाती है, भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है किसे, जेनी एर्पेनबेक को। ठीक है, ये एक जर्मनी लेखिका है, इनको पहली बार यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इससे पहले यानी 2023 का जब प्रदान किया गया था, ये प्रदान किया था कि इनको ये प्रदान किया गया था जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को प्रदान किया गया था। और 2022 का जो प्रदान किया गया था ये हमारी भारत की थी, ये गीतांजलि श्री इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, और पॉल लिंच को यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे इससे पहले सिर्फ बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है सिर्फ बुकर पुरस्कार। पॉल लिंच को 2023 में यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे पुरस्कार बुकर पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार, जिसे साप्टा कहते हैं, की स्थापना कब की गई, यानी कि जो साप्टा है, साप्टा की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी कब, डेट सहित आपको याद रखना है, 11 अप्रैल 1993 को यहाँ पे साप्टा की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और जो साप्टा है ये इसका जो मेन उद्देश्य है ये क्या है कि जो सार्क देश होते हैं, सार्क देशों में यहाँ पे आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे साप्टा की यहाँ पे स्थापना की गई है। और ये कब की गई है, 11 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना की गई है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्न में से किस कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था। तो इनमें से किस कमेटी को यहाँ पे कर सुधार के लिए बनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है,
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था? तो हमें बताना है कि इनमें से किस कमेटी को यहाँ पे कर सुधार के लिए बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है चलैया कमेटी। ठीक है, जो चलैया कमेटी का गठन किया गया था कब? 1991 में। ये किस लिए किया गया था? ये किया गया था कर सुधार के लिए। ठीक है, चलैया कमेटी के साथ साथ आपको दो कमेटी और याद रखनी है जिनका जो संबंध है यहाँ पे कर सुधार से है, जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। एक याद रखनी है आपको इसमें रेखी कमेटी, और एक याद रखनी है इसमें आपको केलकर कमेटी। ठीक है, रेखी कमेटी और केलकर कमेटी, इन दोनों का संबंध भी यहाँ पे किससे है? यहाँ पे कर सुधार से संबंधित है। और जो यहाँ पे रेखी कमेटी है ये किस प्रकार कर से संबंधित है? तो अप्रत्यक्ष कर से यहाँ पे संबंधित है, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है। जो थोक मूल्य सूचकांक है इसमें जो सम्मिलित है वो कितनी वस्तुएं सम्मिलित है? तो ये है यहाँ पे 697 वस्तुएं यहाँ पे इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे जो थोक मूल्य सूचकांक है ये किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है? जो इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं ये जारी किए जाते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक यहाँ पे आंकड़े यहाँ पे जारी किए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जारी किए जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक है यानी कि जो WPI है यहाँ पे, इसका जो आधार वर्ष है वो कितना है? वो भी आपको याद रखना है। ये है कौन सा? 2011 और 12 यहाँ पे इसका आधार वर्ष है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? तो निम्न में से किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? अहमदाबाद को। ठीक है, भारत का मानचेस्टर यानी कि जहाँ पे जो जो वो क्षेत्र जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध होता है उसको क्या कहा जाता है? मानचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का जो मानचेस्टर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है किसे? अहमदाबाद को। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? कोयम्बटूर को। और आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? कानपुर को। आपको तीनों यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1991। ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसके ही संशोधन के तहत ही जो दिल्ली था, दिल्ली को यहाँ पे राजधानी क्षेत्र यहाँ पे बनाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन है? 59वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया? तो डचों ने जो अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था ये कहाँ किया था? ये किया था कहाँ? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में इन डचों ने अपना पहला क्या लगाया था? व्यापारिक कारखाना यहाँ पे लगाया था। अब आपसे एग्जाम में यहाँ पे और के कारखाने पूछे जाते हैं कि पुर्तगाली ने कहाँ लगाया, अंग्रेजों ने कहाँ लगाया, डेनिशों ने कहाँ लगाया, फ्रांस ने कहाँ लगाया। तो आपको सारे यहीं पे याद रखने हैं। जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली ने अपना जो पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी ये लगाई थी कहाँ? कोचीन में। ठीक है, पुर्तगाली ने कहाँ पे लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। ठीक है, डचों ने कहाँ पे लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। फिर आते हैं अंग्रेज, अंग्रेज ने जो लगाई थी ये लगाई थी कहाँ? यहाँ पे सूरत में लगाई थी। फिर आते हैं डेनिश, डेनिशों ने लगाई थी कहाँ पे? त्रावणकोर में लगाई थी। ठीक है, और आते हैं फ्रांस। ठीक है, फ्रांस वाले ने भी कहाँ पे लगाई थी? ये भी इन्होंने सूरत पे ही लगाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना की गई थी वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी के संथानम समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और ये कब की गई थी? सन 1964 में यहाँ पे जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी यहाँ पे स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो कौन है? तो AS राजीव यहाँ पे क्या है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो महिला और पुरुष साक्षरता का जो अंतर है वो सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में क्या है? महिला और पुरुष जो साक्षरता का जो अंतर है वो सर्वाधिक है, और ये कितना है? 28%। ठीक है, 28% यहाँ पे क्या है? इनकी साक्षरता का यहाँ पे अंतर है। ठीक है, अगर बात
की जाए कि जो भारत की साक्षरता यहाँ पे कितनी परसेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जो भारत की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार ये कितनी थी, 74.04% भारत की यहाँ पे साक्षरता थी। जिसमें जो पुरुष साक्षरता थी, यानी कि जिसमें जो पुरुष साक्षरता थी वो कितनी थी, वो थी यहाँ पे 82.14%। और जो यहाँ पे महिला साक्षरता थी वो कितनी थी, यहाँ पे 65.46% यहाँ पे क्या है, महिला साक्षरता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे कम जो साक्षरता है वो कहाँ की है, बिहार की है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की, यहाँ पे केरल की है। और आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, तो ये है कहाँ की, लक्षद्वीप की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सही सम्मिलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, दूसरा कह रहा है नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी, तीसरा कह रहा है दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, और तीसरा कह रहा है तुलबुल परियोजना रावी नदी। ठीक है, तो जो पहला है यहाँ पे जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी बिल्कुल सही है। और ये कहाँ है जवाहर सागर परियोजना, ये है राजस्थान में। दूसरा कह रहा है नाथपा झाकरी परियोजना, ये है तुम्हारी सतलज नदी पे, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तीसरा कह रहा है दुलहस्ती परियोजना, जो दुलहस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर है, और ये है कहाँ, तुम्हारे जम्मू एंड कश्मीर में ये है। और जो अगली और लास्ट है यहाँ पे तुलबुल परियोजना, तो जो तुलबुल परियोजना ये रावी नदी पे नहीं है, ये किस नदी पर है, तो ये है तुम्हारी किसमें, झेलम नदी पे, आपको याद रखना है। और ये भी कहाँ पर है, तुम्हारे जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर है, और ये है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का परिणाम होगा, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है, अगर वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो इसका परिणाम क्या होगा, तो इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, तरलता और मांग में यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब बात आती है जो रिवर्स रेपो रेट है ये है क्या, तो जो रिवर्स रेपो रेट है ये क्या है कि जिस ब्याज दर पर जो आरबीआई होता है वो वाणिज्यिक बैंकों से क्या होता है, अल्पकालीन क्या लेता है, ऋण लेता है, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो तरलता है और जो मांग है इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया। तो उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन करके यहाँ पे शिलादित्य की यहाँ पे पदवी किसने धारण करी थी, तो ये करी थी किसने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन ने यहाँ पे शिलादित्य की क्या करी थी, यहाँ पे पदवी को यहाँ पे धारण किया था। लेकिन जब यहाँ पे जो हर्षवर्धन होता है वो दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत का अभियान करता है, तो एक चालुक्य शासक होता है कौन, पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे इसको क्या करता है, नर्मदा नदी के तट पे यहाँ पे क्या करता है, इसको हरा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने यहाँ पे हर्षवर्धन को हराया था, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे यहाँ पे हर्षवर्धन को हराया था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसका एक अभिलेख मिलता है क्या, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, उसके ऐहोल अभिलेख से हमें इसकी यहाँ पे जानकारी मिलती है। अब जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसकी 3 रचनाएं जो बहुत फेमस है, एक आपको याद रखना है नागानंद, एक याद रखना है आपको रत्नावली, और एक प्रियदर्शिका। ठीक है, इसकी 3 रचनाएं पूछी जाती हैं कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा ही यहाँ पे इनकी रचना की गई थी। और हर्षवर्धन के दरबार में इनका एक दरबारी कवि रहता था, इसका नाम था क्या, बाण भट्ट। ठीक है, उस बाण भट्ट के द्वारा यहाँ पे 2 रचनाएं की गई थी जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक है यहाँ पे हर्षचरित, ठीक है, एक है हर्षचरित और एक है कादम्बरी। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी इन दोनों की रचना भी यहाँ पे किसके द्वारा की गई है, बाण भट्ट के द्वारा की गई है, जो हर्षवर्धन के दरबार में यहाँ पे रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। तो किसके द्वारा ये कथन कहा गया था कि जो अच्छा शासन होता है वो स्वशासन का स्थापन नहीं होता है, तो ये कहा गया था किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट और दिए थे कि भारत क्या है, यहाँ पे भारतीयों के लिए है। ठीक है, भारत क्या है, भारतीयों के लिए है। दूसरा इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो भी यहाँ पे किसने कहा था, ये भी कहा था किसके द्वारा, ये भी कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पे कहा गया था। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने क्या किया था 1875 में, ठीक है, किसकी स्थापना करी थी, आर्य समाज की स्थापना करी थी। और 1870 में इन्होंने कहाँ करी थी, लाहौर में इसकी यहाँ पे स्थापना करी थी, ये भी आपको
यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल शंकर किनके बचपन का नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम यहाँ पे क्या था? मूल शंकर था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो जो रचना दोआब है वो किन दो नदियों के बीच है? तो ये है तुम्हारा चेनाब और रावी नदी के बीच में, ठीक है। चेनाब और रावी नदी के बीच में कौन सा दोआब स्थित है? रचना दोआब स्थित है। जो दोआब होता है ये दो नदियों के बीच का क्या होता है? उपजाऊ क्षेत्र होता है, जिसको ही क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है एक पूछता है यहाँ पे क्या? एक पूछता है यहाँ पे जेच दोआब, ठीक है। तो ये है तुम्हारा झेलम और चेनाब नदी के बीच में यहाँ पे कौन सा दोआब पड़ता है? तो ये पड़ता है तुम्हारा जेछ दोआब। एक है रचना दोआब, ठीक है, जो दिखा है यहाँ पे चेनाब और रावी नदी के बीच में आता है। एक पूछता है बारी दोआब, ठीक है। जो बारी दोआब पड़ता है ये ब्यास और रावी नदी के तट के बीच पड़ता है। एक है बिस्ट दोआब जो ब्यास और सतलज नदी के बीच में पड़ता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में पहले औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में पहली जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी ये कब की गई थी? 1948 में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की गई थी, ये की गई थी किस कमेटी की सिफारिश पे? अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश पे ही न्याय पंचायत के गठन की यहाँ पे क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1997 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये हुआ था कहाँ? क्योटो में, ठीक है, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल भी यहाँ पे कहा जाता है, जिसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही यहाँ पे क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल होता है। और ये कब होता है? ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये कब लागू हुआ था? आपसे लागू की डेट पूछता है। हुआ कब था? 1997 में। लेकिन लागू कब होता है? ये लागू होता है कब? 16 फरवरी, ठीक है, 2005 को ये क्या होता है? लागू होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है नियोजित विकास मॉडल भारत में कब लागू हुआ? तो जो नियोजित विकास मॉडल है ये भारत में कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था कब? 1 अप्रैल 1951 को भारत में नियोजित विकास मॉडल यहाँ पे लागू हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको यहाँ पे पसंद आए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं।